नमस्कार दोस्तों, रिद्धि आई यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज एक नए वीडियो के साथ में हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और हमने कहा था कि दो पैरेलल सेगमेंट हम लोग लेकर के चल रहे हैं। एक तरफ सब्जेक्ट की सीरीज़ है और दूसरी तरफ करंट अफेयर्स की सीरीज़ है और ये दोनों ही सीरीज हम लोग साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो और जो सब्जेक्ट वाली सीरीज़ में हम लोगों ने क्या किया है कि हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया था और मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और बेसिकली जब मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें जो बंगाल का इतिहास है वो हावी है, जो यूरोपियन कंपनीज़ यहाँ पे आई है वो हावी है, यूरोपियन कंपनीज कैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अपना डेवलपमेंट की है। और तमाम जो यूरोपियन कंपनीज है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो 6 यूरोपियन समुदाय थी जो यहाँ व्यापार के सिलसिले में आई थी, और उसमें जो पहले जो यूरोपीय समुदाय रही है वो पुर्तगाली रही है, जो 1498 में 17 मई को यहाँ कालीकट पहुंची थी और उसका नाम था वास्को डिगामा, जिसने भारत की खोज की थी। भारत की खोज से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि भारत और यूरोप तक के नए समुद्री रास्तों की खोज उन्होंने की थी। और उसके बाद यूरोप से जो है हजारों की संख्या में जो है यूरोप व्यापारिक समुदाय यहाँ पे पहुंचा और जो अलग अलग कंपनियों की यहाँ पे स्थापना की। भारत में जो कच्चे माल का उत्पादन होता था वहाँ से सस्ते दामों पे वो खरीदा और यूरोप में जो है वहाँ पे ले जा कर के उसको बेचते थे और उससे ह्यूज प्रॉफिट जो है वहाँ की कंपनियाँ और एज वेल एज वहाँ के जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाते थे, ठीक है। तो पहला जो कम्युनिटीज़ है पोर्तुगीज़ के बारे में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ हमने किया था। आज हम लोग डच के बारे में करेंगे। सेकेंड यूरोपियन कम्युनिटीज़ है, सेकेंड यूरोपियन ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ है जो यहाँ व्यापार के सिलसिले में आई थी, ठीक है। पहले पोर्तुगीज़ की जो जब हम बात करेंगे उसको एक बार और रिकैप कर देते हैं, रिकॉल कर देते हैं कि जब वो 1498 में आए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहले से जो व्यापार कर रहे लोग थे, जो कम्युनिटीज़ थी यहाँ पे, जो व्यापारिक समुदाय था, उनसे उनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। और जो तात्कालिक जो शासक थे वहाँ पे, जिससे कि उनको परमिशन मिली थी व्यापार करने की यहाँ पे, उनको उन पे उन्होंने दबाव बनाया कि ये जो कम्युनिटीज़ है उनको व्यापार करने की परमिशंस भारत के अंदर नहीं दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ये इन अगेंस्ट ऑफ दैट पोर्तुगीज़ जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ है उनको बिजनेस करने की परमिशंस यहाँ पे मिली। और फिर उन्होंने 1503 में यहाँ पे एक कंपनी को इस्टेब्लिश किया कोचीन में, और कोचीन में उन्होंने पहली फैक्ट्री डाली। और गौर करने वाली बात ये है कि किसी यूरोपियन कम्युनिटीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश्ड या फाउंडेड ये पहली फैक्ट्रीज थी जो भारत के अंदर स्थापित हुई थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो पिछली वीडियो में छूट गया था कि जो पोर्तुगीज़ ने जिस कंपनी की स्थापना की थी उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। क्या नाम था? एस्तादो द इंडिया। जैसे हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो कंपनियां स्थापित हुई थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई है। डच के द्वारा जो स्थापित किया गया था वो ओरिंगते डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई है। इन द सेम टाइप जो पोर्तुगीज ने जिस कंपनी की स्थापना की उसका नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है जो हिंद महासागर और अरब सागर का जो पार्ट था उस पर कब्जा स्थापित किया, बंदरगाह जितने थे उस पर उन्होंने कब्जा स्थापित किया। धीरे धीरे अलग अलग फैक्ट्रीज को उन्होंने उसकी स्थापना उन्होंने की। और आगे चल करके वो हम क्या देखते हैं, जो क्रिश्चियनिटी के प्रचार में, जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। और असफलता के भी कई सारे कारण हैं, उनमें से भी एक कारण ये भी रहा है कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार में वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेट हो गए थे या काफ़ी दिलचस्पी लेते थे। और मजबूत मुगल शासकों का दौर था उस टाइम में, जो ये कभी पसंद नहीं करते थे कि जो इस्लाम धर्म के पैरेलल में कोई दूसरा धर्म है जिसका कि प्रचार प्रसार और उसकी स्थापना या यहाँ के लोगों में उस विचारधारा का कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़े या उसके गिरफ्त में उसका आकर्षण कुछ हो। तो ये भी हमने देखा है। और उसके बाद हमने देखा कि पुर्तगालियों ने हमें क्या क्या दिया है। तो जहाज़ निर्माण कला की बात हमने की थी, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने हमें दी, या फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है यहाँ पे पुर्तगालियों ने स्थापित किया था गोवा में। तीसरा यदि बात करें उनकी, तो गोथिक स्थापत्य कला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि कई बार जो यूपीएससी में और पीसीएस में क्वेश्चन आता है गोथिक स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, ठीक है ना। ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है गोथिक, ये पुर्तगालियों ने हमें दी है। पिरामिडिकल शेप में अलग अलग कॉर्नर पे और बीच में भी पिरामिड टाइप्स का जो है वो स्ट्रक्चर्स होता है, कुछ कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अलग अलग कॉर्नर पे स्ट्रक्चर्स टाइप होना। और जैसे कि हमें
जो रोम का या जो यूरोपियन कल्चर्स में और रोम में जो दिखता है कि गिरजाघर टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को साउथ इंडिया में बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको उस स्ट्रक्चर्स के दिखेंगे। कई सारे जो चर्चेज हैं वहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखेगा। गोवा में जहाँ पे कि इनका कैप्चरिंग मतलब नियर अबाउट 450 साल से ज़्यादा रहा है। और 1961 में ये गोवा को फ्री करके यहाँ से गए थे, और ये पहले यूरोपियन कम्युनिटीज है जो सबसे पहले 1498 में आए और 1968 में यहाँ पे गए हैं। तो कुल मिला जुला करके कहना ये है कि गोवा वगैरह में जितनी भी मैक्सिमम बिल्डिंगें बनी है उसमें ज़्यादातर आपको गौथिक स्थापत्य कला का जो प्रभाव है वहाँ पे गोवा के बिल्डिंग्स में आपको नज़र आएगा, या साउथ इंडिया के बहुत सारे बिल्डिंग्स में आपको नज़र आएंगे। आज हम लोग जिस कम्युनिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो है डच या हॉलैंड। डच, ठीक है, हॉलैंड से आए हुए ये कम्युनिटीज़ थी। और मैंने क्या कहा था कि जिस रास्ते की खोज की थी 1498 में वास्को डी गामा ने, उस रास्ते को नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप वे। इसी रास्ते से जो है वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था 17 मई को, लेकिन इसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया 1486 में। ये ध्यान रखना है, यदि आपसे ये क्वेश्चन आता है कि केप ऑफ हु डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप वे, तो बार्थोलोम्यू डियाज होगा आंसर। और इस रास्ते के द्वारा ही वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत पहुंचा था। तो सेम वे से या सेम रास्तों को फॉलो करता हुआ डच भी यहाँ पे पहुंचा था। और ये जो इसकी जो कंपनी है उसकी स्थापना 1602 में ही हुई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ये 1603 ईस्वी में जो है यहाँ पे इंडिया पहुंची थी, ठीक है ना। अच्छा, जो कंपनी की स्थापना हुई उनको वहाँ के जो शासक है 21 ईयर्स के लिए उन्होंने क्या किया, परमिट दिया, परमिट इशू किया 21 ईयर्स के लिए। अब आप बोलोगे कि ये परमिट क्या है, कि जनरली ये कंपनी जो स्थापित होती थी इंडिया के साथ में जो ट्रेड होता था उनको परमिशन लेना पड़ता था अपने शासकों से, या जो वहाँ के गवर्नर्स होते थे या जो वहाँ के हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते थे उनसे परमिट लेना पड़ता था। ये कंपनियां जब बाहर जाती थी बिजनेस करने के लिए या ट्रेड के सिलसिले में जाती थी, तो वो ओवरऑल पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती थी, ओवरऑल पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करती थी, ओवरऑल पूरे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती थी। बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी भी रही हैं जिसका गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरफेरेंसेस रहा है, और उनमें से ये एक कंपनी रही है। और ये भी इसके अनसक्सेस का फेल्यूर होने का बहुत बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरफेरेंसेस इसमें भी रहा है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो 21 सालों के लिए वहाँ के शासकों ने इनको एक परमिट जारी करा कि ये इंडिया के साथ में अपनी बिजनेस को वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी मसूलीपट्टनम में। पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। इन्होंने पहली फैक्ट्री यहाँ पे कहाँ पे खोली, मसूलीपट्टनम में, और वो कब खोली है, 1605 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इंडिया से पहले ये इंडोनेशिया पहुंच चुके थे, और इंडोनेशिया से जो ब्लैक पेपर है, लौंग है या काली मिर्च है, उसका जो है ट्रेड करते थे ये। और भारत से यदि हम लोग बात करें तो भारत से भी बेसिकली ये कॉटन, ठीक है ना, या फिर आपका सोडा, उसके बाद आपका जो नील, ठीक है ना, नील, ये तीन चीज़ों के ट्रेड में ये लोग दिलचस्पी लेते थे। और ये कॉटन देखिए यहाँ पे। अब हम लोग पोर्तुगीज़ की यदि हम बात करेंगे तो पोर्तुगीज़ ज़्यादातर जो किस ट्रेड पे फोकस करते थे, स्पाइस ट्रेड पे। स्पाइस पे उन्होंने अपने आप को फोकस किया था और स्पाइस ट्रेड में काफ़ी दिलचस्पी ली थी। लेकिन ये डच जो सेकेंड जो यूरोपियन कम्युनिटी है जो यहाँ पे पहुँचा है, मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा दिलचस्पी किस पे ली, कॉटन के ट्रेड पे। और कॉटन के जन्मदाता देश में से एक है भारत। कॉटन का पहला प्रोडक्शन भी ह्यूमन सिविलाइजेशंस में इंडिया में हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशंस में उसकी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे मिली है, ठीक है ना। तो 1605 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और बेसिकली कॉटन ही ज़्यादातर मात्रा में जो है भारत से ये खरीद करके ली जाती थी अपने कंट्री में, और ह्यूज दाम में उनको वहाँ पे बेचती है। 1759 में बैटल ऑफ बेडरा हुआ, बैटल ऑफ बेडरा हुआ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 1759।
बैटल ऑफ पेड्रा, कर्नाटका में ये जगह पड़ता है, कर्नाटक का एक हिस्सा है। इस बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जैसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जब अगले सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ है। जैसे 1757 में उन्होंने बंगाल को जीता प्लासी के बैटल में। 1764 में जितने भी नॉर्थ इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, चाहे वो अवध हो या मुगल शासक हो या फिर बंगाल है, वो तीनों के कंबाइंड फोर्सेस को उन्होंने डिफीट किया था। इससे पहले की जब हम बात करते हैं तो 1759 में इन्होंने क्या किया कि डच को डिफीट किया, और डच यहाँ से फिर उसके बाद वो चले गए और उन्होंने ज़्यादा अपने आप को फोकस कहाँ पे किया, इंडोनेशिया पे। ठीक है ना, तो ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे हम लोग पोर्तुगीज़ के बारे में देखते हैं कि 1605 में जब पोर्तुगीज़ ने क्या किया, ब्राज़ील को डिस्कवर किया, तो ब्राज़ील में उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई इंडिया के कॉम्पिटिशन्स में। इन द सेम टाइप है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से डिफीट होने के बाद 1754 में इन्होंने ज़्यादा फोकस अपने आप को कहाँ पे किया, इंडोनेशिया पे किया। ठीक है, और यदि हम लोग फेल्यूर के रीजन्स की बात करेंगे तो जो डायरेक्ट और एक्सेसिव फेल्यूर या अनसक्सेस, रीजन ऑफ फेल्यूर एंड अनसक्सेस, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि डायरेक्ट एंड एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव और डायरेक्ट कंट्रोल रहा है इन पे, ये इनके फेल्यूर का ये रीज़न रहा है। और दूसरा एक रीज़न जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि करप्ट एंड इनएलिजिबल एम्प्लॉय। ये बेसिकली दो बेसिक रीजंस है, इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसके चलते इनको फेल्यूर का सामना पड़ा। जैसे हमने पोर्तुगीज़ का फेल्यूर में देखा था कि पावरफुल मुगल रूलर्स का होना, सी पायरेसी में इन्वॉल्व होना, क्रिश्चियनिटी के एक्सपेंशंस में जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, सी पोर्ट पे या कोस्टल जो बेल्ट है उस पर ज़्यादा अपने आप को फोकस करके रखना। ठीक है ना, ये सब, उसके बाद जो क्लासिंग में इन्वॉल्व होना। ठीक है ना, और ये सब तमाम रीजन्स रहे हैं। ठीक है ना, जिसके वजह से पोर्तुगीज जो है यहाँ पे अनसक्सेस हुए थे। और तीसरी जो कंपनियां यहाँ पे आएगी, अंग्रेजों की जो कम्युनिटी जाएगी, उनको सर्वाधिक सफलता इस देश में मिली है। चाहे वो पॉलिटिक्स के फील्ड की बात की जाए या इकोनॉमी की फील्ड की बात की जाए, या सबसे ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट या डीप इम्पैक्ट की यदि हम लोग बात करें इस देश पे अभी भी यदि किसी एक कम्युनिटीज़ का या किसी एक कंट्री का रहा है तो वो ब्रिटेन का रहा है। तो ये डच के बारे में मोटे तौर पर जो समराइज इन्फॉर्मेशन है वो हमने आप तक पहुँचाया है, और आप लोगों का प्यार सहयोग जो है वो बना रहेगा। इस वीडियो को भरपूर प्यार और सहयोग दीजिएगा। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी आप अपेक्षा के साथ में, ऐसी कामना के साथ में इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।